हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 4th चैप्टर था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर। गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 4 है एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स होंगे। अगर बात करें एनसीईआरटी के तो काफ़ी चैप्टर्स को मिलाकर एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर दिया है। अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की बात करें, जैसे बहुत जगह कुमार मित्तल वगैरह चलता है, वहाँ पर इस चैप्टर को काट दिया है, बीच में से 2-2, 3-3 चैप्टर बना दिया है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाई करनी है। भले ही आपकी कॉलेज में कोई भी बुक चलती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप बोर्ड की साइट पर जाएंगे, किसी भी बोर्ड की साइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर एनसीईआरटी बुक है और क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से ही आते हैं। अधिकांश प्रीवियस ईयर और प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग अगर समझ जाएंगे तो बोर्ड में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, छोड़िए एनसीईआरटी को, बस केवल आप हमें फॉलो कर लीजिए, अल्फ़ा को फॉलो कर लीजिए, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 2 क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स की। हम आपको पार्ट 1 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और सर हैं जो कि आपको पार्ट 2 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं सर भी। तो चलिए गाइस आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ लोग टाइमिंग के लिए पूछ रहे थे, तो देखिए मेरी जो क्लास होती है 11 बजे होती है और सर की क्लासेस 2 बजे होती है। ठीक है, तो दोनों क्लास में सभी लोग प्रेजेंट हुआ करें और नोट्स बनाते चलना। हालांकि मैं नोट्स देता हूं, सर भी नोट्स देंगे, ठीक है, फिर भी आप लोग अपने से भी नोट्स करते चलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, अगर आप वह लिखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से सेट होता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉरेंज बल के बारे में, लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल भी लगाए थे, ये सभी चीज़ें हम लोग जाने थे। एक मिनट, ये आपका लॉरेंज बल था, इसको हमने जाना था। लॉरेंज बल के बाद हमने क्या जाना था, ये इसकी विशेष स्थितियाँ थी, उनको जाना था। विशेष स्थितियों के बाद इसके काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल्स थे, उसको हमने लगाया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर कण की गति क्या होती है, कैसे होती है। और देखिए इस टॉपिक से क्या होता है, आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता। देखिए सीधी सी बात है, हम हर एक लेक्चर में कहते हैं लेक्चर पढ़ने से पहले, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, एग्जाम में नंबर लाने के लिए और थोड़ी मोड़ी जानकारी रखने के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए और यह चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में देखिए चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति जो है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल बनते हैं। और मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कभी थ्योरेटिकल के रूप में नहीं पूछा जाता है। तो आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल पर। पहले हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे, छोटी सी टॉपिक है, समझने की खेल है, समझ जाएंगे एक बार में आप लोग। उसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम कराएंगे। न्यूमेरिकल काफ़ी सारे हम लेकर आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब 8 न्यूमेरिकल हैं उसी के। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल उसी के हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ना। देखिए लास्ट लेक्चर में एक चीज़ हम छोड़ दिए थे या भूल गए थे कि लॉरेंज बल तब क्या होता है जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों। बात मेरी सुनना सभी लोग, कि ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के दोनों उपस्थित हों, तो इस क्षेत्र के लिए लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, यह हम आपको बताने वाले थे। हम तो कल जो बताए थे आपको ऐसे लिए इसीलिए बताए थे कि उस क्षेत्र का हमने फार्मूला बताया था जो F = QV sin थीटा था, या फिर इसे हम लोग क्या लिख रहे थे, QV क्रॉस B लिख रहे थे। एक बार सभी लोग फार्मूले को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये जो हम आपको बताए थे कल, ये किसके लिए बताए थे, जब केवल और केवल यह चुंबकीय क्षेत्र था। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में आप हो और कोई अजनबी आदमी जिसे आप लोग जानते नहीं हो वो आपके घर में आता है, तो आप क्या करोगे, उसका क्या आरती उतारोगे, नहीं ना। आप चोर समझ के उसको मार भी सकते हो, उसको बल भी लगा सकते हो। अब बल अच्छे से लगा दोगे, कान के नीचे जड़ दोगे 2-3 तमाचा। ठीक है, ये तो हो गया आपका, केवल आप हो। मान लीजिए आपके साथ साथ में आपके पिताजी भी हों, या फिर आपके ब्रदर हो, या फिर आपके माताजी हो, कोई भी हो, XYZ, तो क्या करने वाले हो आप लोग, तो भी कुछ ना कुछ करोगे ही ना। तब क्या करोगे आप लोग, तब फिर तो दोनों लोग मिलकर मारोगे। तो वही बात आती है यहाँ पर। हमने जो कल बताया था केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताया था। अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो वहाँ पे, तो
विद्युत क्षेत्र भी कुछ बल कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र भी कुछ बल वहाँ पे लगाएगा। तो जो बल लगाता है तो उसे क्या, वह बल क्या होता है? देखिए आपको मालूम है वैद्युत बल F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, ये आप लोग जानते हैं। देखिए ये दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ये तो बल जो लग रहा था, ये वाला बल, ये आपका किसके लिए लग रहा था? ये जो बल लग रहा था ये चुंबक यह चुंबक के लिए लग रहा था, ये चुंबक के लिए लग रहा था, ठीक है। और ये जो बल है आपका विद्युत के लिए लगेगा, विद्युत क्षेत्र के लिए लगेगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए लग रहा था और ये आपका वैद्युत क्षेत्र के लिए लग रहा था। तो अगर ऐसा क्षेत्र हो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, ऐसा कोई क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र हो जहां पे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों उपस्थित हो, तो ऐसे क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश जाता है, गतिमान आवेश जाता है, तो यहां पर क्या होता है? अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, वहां पे कोई गतिमान आवेश जाता है जिस पर आवेश Q हो, तो क्या होता है? वहां पे कार्य करने वाला जो बल होता है F होता है, ये F क्या होता है? ये दोनों बलों का योग होता है, यानी F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा और प्लस में QE होता है, ठीक है। ये होता है आप सभी के लिए, ऐसे क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? जहां पे वैद्युत क्षेत्र B और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। तो इस पर आधारित भी न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन थोड़ा कम बनते हैं, ज़्यादा इसी पर बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, QV क्रॉस B प्लस QE, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, उस क्षेत्र के लिए लॉरेंज बल का फार्मूला ये होता है। सीधी सी बात है। ये कल के लेक्चर में मैं छोड़ दिया था क्योंकि कल मुझे दिशा बतानी थी। और जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कल के लेक्चर की जो आपका दिशा वाला सिस्टम था सब कुछ क्लियर हो गया ना। और दूसरी बात, पीडीएफ के लिए सब परेशान होते हैं, तो कल के लेक्चर का पीडीएफ तो शाम को मिल गया था ना आप लोगों को? शाम को मिला था ना? शाम को मिला था, ऐप में सुबह मिला था। ऐप वालों को मैं शाम को ही भेज दिया था, लेकिन वो लोग सुबह मान थे क्योंकि वो 10 से 6 काम करते हैं और हम 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। कल जन्माष्टमी थी, उसके बावजूद भी शाम की लेक्चर नहीं हुई थी केमिस्ट्री की मेरी, ठीक है। आज दोनों की संति एक साथ हम करेंगे, कल का भी आज का भी, दोनों का जोड़कर 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की लेक्चर रखेंगे, बेहतरीन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है केमिस्ट्री में, सभी लोग जरूर आना, सभी लोग आना, क्योंकि वहाँ पर आपको हम सिखाएंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लेना। अगर आप देखोगे पीडीएफ में मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ, 1 मिनट, पीडीएफ में मैं यहाँ पे दिया हूँ, ये देखिए पीडीएफ में ये आपका लिखा है, नोट के रूप में लिखा हुआ हूँ। इसे आपको 1 मिनट दिखाई देगा अभी, जो पीला कलर से हम हाईलाइट किए हैं इसे देखना सभी लोग, ये वाला देख रहे हैं जो पीला कलर से हाईलाइट किए हैं, इसे देख रहे हैं आप लोग? ये पीला वाला नहीं दिखाई दे रहा? आओ देखिए, अब देखिए, अब तो दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा आप लोगों को। यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हैं। अगर यहाँ पे क्या लिखी है, यदि Q आवेश ऐसे स्थान पर गतिमान हो जहाँ पे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, तो उन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या हो जाता है? आप देख रहे हैं सब क्या होता है। यहाँ पर क्या किया है उसने, वहाँ पर देखिए ये भी Q है और यह भी Q, तो यहाँ से F का में से आपका ये जो है Q को कॉमन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर उसने किया है, यहाँ पर क्या किया था, देखिए यहाँ पर किया था, ये Q कॉमन कर लिया था, V क्रॉस B हो जाता है और यहाँ पे प्लस E हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए ये सब चीज़ें समझ में आ गई सभी को। पीडीएफ भी आप लोग देख लिए, यह पीडीएफ आज शाम को आपको मिलेगी, इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, कर लेना सभी लोग अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करता है, तो उस कण की गति करते समय उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसका रेडियस क्या होता है, ये सभी चीज़ें। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। मान लेते हैं आप सभी के लिए, सबसे पहले हेडिंग करिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति,
ठीक है। तो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से कागज तल के नीचे है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति क्या होती है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति क्या होती है। यहाँ पर कोई आपका क्यू आवेश जाता है, क्यू आवेश जाता है, ये आपका क्यू आवेश इसमें प्रवेश करता है। तो देखिए ध्यान देना सभी लोग, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका इसका मतलब क्या है, कागज तल के नीचे की ओर, नीचे की ओर। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कागज तल के अंदर की ओर है और कण आपको ऐसी गति करता है, लंबवत जाता है। तो जब ये ध्यान देना सभी लोग, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी कण, कोई भी आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता तो उसका आकार क्या होता है, परवलयाकार होता है, कार होता है। कब, वैद्युत क्षेत्र में। अगर उसी जगह पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण लंबवत अगर प्रवेश करता तो उसका कण क्या होता है, वृत्ताकार होता है, उसका जो पथ होता है वृत्ताकार होता है। तो ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर कोई आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसमें प्रवेश करता है तो उसका जो पथ हो जाएगा ये वृत्त के आकार का हो जाएगा। ये मेरा सर्कल अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन समझना उसका जो कण का पथ होगा वह वृत्त के आकार का होगा। इस पॉइंट को याद रखना। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई लंबवत जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई लंबवत जाता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। जरा सभी लोग बताना, ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ क्यू आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पर कार्य करने वाला बल यह क्या हो जाएगा, लॉरेंज के अनुसार इस पर कार्य करने वाला बल क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बात को ध्यान देना सभी लोग। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र यफ है, सॉरी वैद्युत बल यफ है, और देखिए यहाँ पर क्यू आवेश है, इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा। इस पर कार्य करने वाला बल क्यू भी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मैंने आपको बताया था किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर गति करे, एंट्री करे, तो इस पर कार्य करने वाला बल होता है क्यू भी साइन थीटा। अगर मान लीजिए ये जो क्यू आवेश प्रवेश करता है और ये वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत है, फिर से बात को ध्यान देना सभी लोग, एक बार सभी लोग बात को ध्यान देना, मेरे जो बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई कण अगर लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहां ध्यान देना सभी लोग, यहां पर क्यू आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश किया है। कैसे लंबवत प्रवेश किया है, क्योंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जो दिशा है अंदर की ओर है और कण ऐसे जा रहा है, मतलब ये अंदर की ओर है और ये ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या 90 अंश का कोण बना है मेरे उंगलियों के बीच। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 अंश रखेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा साइन 90। आपको मालूम है साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1 रखने के बाद एफ का वैल्यू हो जाएगा क्यू भी, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा। ये तो एफ का वैल्यू है। अब पॉइंट डिनोटेड, ये पॉइंट मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ ये आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है, बहुत पहले 1 साल पहले जब क्लास 11th में थे तो शायद आप लोग पढ़े होंगे क्या अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें और वृत्त के रूप में चलती हैं उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। क्या होता है, जब कोई वृत्त के रूप में गति करता है, जब कोई कण वृत्त के रूप में गति करता है तो केंद्र के तरफ बल कार्य करता है, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। जरा सभी लोग अभिकेंद्र बल एफ का मान बताइए, अभिकेंद्र बल कहते हैं। सभी लोग बताइए जरा अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है। जब कोई कण अगर वृत्त के रूप में गति कर रहा है, जैसे आप लोग साइकिल घुमाते हैं उसमें भी आपका वृत्त के रूप में जाते हैं तो वहां पर भी अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अगर कोई जहाज ऊपर से मतलब नीचे आते समय राउंडिंग करती तो वहां पर भी केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। हर जगह यह अभिकेंद्र बल कार्य करता है, हर जगह यह अभिकेंद्र बल कार्य करता है, वृत्त के रूप में चलते हैं तब। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर जो अभिकेंद्र बल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। अभिकेंद्र बल का वैल्यू क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे सर
पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर सिलेबस में तो था लेकिन पढ़ा नहीं। तो सबकी अपनी समस्या है, तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि अपकेंद्र बल का वैल्यू क्या होता है, mv²/r, ये होता है अपकेंद्र बल की वैल्यू। सर ये v² क्या है, v² यहाँ पर आपका वेग है, यहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है, जिस त्रिज्या के अंतर्गत वह ये कण गति कर रहा है, और यम क्या है, द्रव्यमान है। यम क्या है, द्रव्यमान है। तीन चीजें हैं, r आपकी त्रिज्या है, v आपका वेग है, यम आपका द्रव्यमान। r आपकी त्रिज्या है, v आपका वेग है, यम द्रव्यमान। सर यहाँ पर भी अब अपकेंद्र बल कार्य करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर भी कण तो वृत्त के रूप में ही चल रहा है, इसका केंद्र यह रहा, केंद्र से इसकी त्रिज्या r रही, तो और आवेश q है तो इसका भी द्रव्यमान यम तो होगा ही। यानी कि यहाँ पर भी आपका यह अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। अगर मान लीजिए यह v वेग से चल रहा है, तब जरा सोचिए यह आपका अभिकेंद्र बल है और यह भी बल है, दोनों F इस साइड है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर F = mv²/r है, यहाँ पे F = qv sin थीटा, तो यहाँ पर आपका mv²/r = qv हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह भी F है और यह भी F है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखना है यहाँ पर यह भी से कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा mv/r = qv। यहाँ से ध्यान देना सभी लोग, अगर कभी कभी क्या होता है, इस वृत्त की त्रिज्या आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए इस r = क्या हो जाएगा, mv/qv, ये हो जाएगा mv/qv, r का वैल्यू। अगर वृत्त के रूप में कभी कभी पूछता है तो r का वैल्यू क्या होता है, mv/qv। यानी कि यहाँ से यह स्पष्ट है कि ये जो त्रिज्या होती है, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर कोई कण है, अगर कोई कण 5 किलो का है तो वह छोटे से वृत्त के में, मतलब 5 किलो का है तो छोटा त्रिज्या होगी। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से क्या स्पष्ट है, यहाँ से स्पष्ट है कि जो r है यह आपकी यम के अनुक्रमानुपाती है, r है वह आपके v के अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर कोई कण है, कण की अगर 5 किलोग्राम की है तो उसकी त्रिज्या छोटा होगा। अगर वहीं पे कोई 10 किलोग्राम की है, मान ला 5 किलोग्राम वाला है तो इतना बड़ा करेगा, इतना में राउंडिंग करेगा। अगर 10 किलोग्राम वाला है तो इतना में राउंडिंग करेगा। बात स्पष्ट है ना कि देखिए यम r ऊपर है तो r, यम का मान बढ़ेगा तो r का मान भी बढ़ेगा, v का मान बढ़ेगा तो r का मान बढ़ेगा। ये बात स्पष्ट है सभी को, स्पष्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो देखिए ये r जो है आपका 1/v और r जो है 1/q के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र b का मान बढ़ता है तो ये त्रिज्या का मान घटेगा। अगर मान लीजिए आपका पहले चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला था तो आपकी ये त्रिज्या थी, अगर आप 10 से बढ़ाकर आप लोग 20 कर दिए तो इसकी मान घट के छोटा हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, आगे आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल में आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, परेशान मत होना। तो ये मुझे समझाने वाली बात थी कि इसकी त्रिज्या इस तरह से निकलती है। तो आपके पास यह एक फार्मूला बन गया, यह आपकी फार्मूला बन गया, ठीक है। इसके आगे की बात थोड़ा सा और कहानी बाकी है अभी। अब यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इसका आवर्तकाल, यानी कि यह आपका कोई कण इसमें गया तो एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा। कोई समय तो होगा ना, जितने समय में एक चक्कर लगाएगा वह समय आपसे पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे समय, ध्यान देना सभी लोग। आपको मालूम है एग्जाम में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि कोई भी कण अगर वृत्त के रूप में चलता है तो उसका आवर्तकाल t = क्या होता है। अरे आवर्तकाल छोड़िए, अगर कोई भी कण चलता है कहीं पर, अगर आप ही कहीं जाते हैं तो आप क्या करते हो, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर दूरी में समय का, मान लीजिए कोई आप 10 किलोमीटर गए 5 किलोमीटर वेग से, तो उसमें समय 1 घंटे लगे तो आप भाग देते तो समय निकल जाता है कि कितना टाइम लगे। तो आवर्तकाल कैसे निकाला जाता है, दूरी बटे 4, यही समय होता है, समय बराबर, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। ये समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये तो आपका ये पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी का मतलब वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि, दूरी बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृत्त की परिधि आ जाएगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये आपकी वृत्त की परिधि हो गई। और यहाँ पे देखिए इस सराउंडिंग गति कर रहा है तो यहाँ पर चाल आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर चाल तो ये भी ही है, ठीक है। तो ये आवर्तकाल t = क्या आ जाएगा, 2πr/v। अब देखिए यहाँ पर आप r का वैल्यू निकालें,
एम वी अपान क्यू वी, तो यहाँ पे आर का वैल्यू रखेंगे, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एम वी अपान क्यू वी अपान वी। ठीक है, ये देखिए अब ध्यान देना सभी लोग, अब ध्यान देना सभी लोग। अब देखिए ये भी से नीचे गुणा होगा तो ये टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम वी अपान वी क्यू बी। ठीक है, अब ये भी से भी कट जाएगा तो आवर्तकाल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपान क्यू बी, 2 पाई एम अपान क्यू बी। ये आवर्तकाल यानी एक चक्कर लगाने में किया गया समय है। अगर आपको क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें देकर आपसे ये पूछ लेता है एक चक्कर लगाने में यह आपका समय है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है आवृत्ति पूछ लेता है, आवृत्ति पूछ लेता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आवृत्ति पूछ लेता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आवृत्ति पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है आवृत्ति, आवृत्ति आप लोग पढ़े होंगे आवृत्ति क्या होता है। ये तो है आपका एक चक्कर में लगाया गया समय, ये टी क्या है आपका एक चक्कर में लगा समय। बात को समझना सभी लोग, एक चक्कर पूरा किए तो कितना समय लग रहा है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो कितना समय लगता है, ये आपका टी बता रहा है। लेकिन ये जो आवृत्ति होता है जिसे आप लोग यन प्रदर्शित करते हो, ये क्या बताता है आपको मालूम होगा, आप बचपन में पढ़े होंगे। जरा बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये क्या बताता है कि कोई भी कण एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है। ये क्या एक चक्कर में लगाया गया समय और कोई कण एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, यह आपको आवृत्ति बताता है। यानी कोई कण एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है। बात को समझना सभी लोग, बात यहाँ पे समझने वाली है। कोई कण यहाँ पर एक चक्कर कितना समय में लगाता है ये आवर्तकाल बताता है, लेकिन एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है यह आपकी आवृत्ति बताता है। अगर एक चक्कर लगाने में जो जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो जाने में आधे घंटे लगते होंगे या 1 घंटे लगते हैं, मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं आपको, तो ये 10 मिनट जो है आपका क्या है आवर्तकाल है। लेकिन आवृत्ति की बात करेंगे तो आप मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में तो स्कूल चले नहीं जाएंगे, तो आपको मान लेते हैं आप जो है अपने स्कूल 1 घंटे में कितनी बार जाएंगे, ये आपकी आवृत्ति कही जाती है। तो सीधी सी बात है 1 घंटे में कितनी बार जाएंगे, एक अगर 10 मिनट में 1 बार जाते हैं तो 1 घंटे में 6 बार जाएंगे, 1 घंटे में 6 बार जाएंगे, यही तो होता है। 10 मिनट में अगर आप एक चक्कर करते हैं स्कूल तक तो 1 घंटे में 6 बार जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60/10 करेंगे तो आपका 6 बार आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर आपका 1 सेकेंड की बात हुई तो 1 ये आपका आवर्तकाल टी था और ये 1 घंटे का समय मतलब 60 मिनट था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/n करेंगे, 1/n करेंगे, 1/t करेंगे, 1/t करेंगे, तो ये n के बराबर होता है। 1/t मतलब 1/, आवर्तकाल इसका 1/, यानी इसको लिखेंगे 1/2 पाई m और b, ये आपके आवर्तकाल n के बराबर होगा। और इसको हम उल्टा करेंगे तो ये b/2 पाई m, ये आपके आवर्तकाल n के बराबर हो जाएगा, यह आवर्तकाल n के बराबर हो जाएगा। यह आपके आवर्तकाल q, ये यहाँ पे q लिखने के लिए भूल गया मैं, qv, ठीक है, ये आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है आप सभी के पास, एक तो ये वाला फार्मूला है, एक तो ये वाला फार्मूला है, एक तो ये वाला फार्मूला है। ये तीनों के तीनों फार्मूला आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसे नोट करिए। इसे नोट करिए सभी लोग फटाफट, हम हट गए हैं सामने से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन का नंबरिंग जो है पीडीएफ में इस तरह से हुआ है कि पहले आपका जो कल वाला क्वेश्चन था वह दिया है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको हम पहले लगाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, 2 3 4 5, ये 6 वाला एग्जाम्पल है। ठीक है,
इजी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे आपको क्या होगी, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1 मिनट मुझे क्वेश्चन लगा लेने दीजिए। ये है आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको आप लगाइए। देखिए आप सभी के सामने है, क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, लग जाएंगे अगर आप लोग लगाएंगे तो। अगर ये लगा लेते हैं तो इसमें सभी क्वेश्चन, ये सभी फार्मूले का यूज है, और अगर आप इसे लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। आप सभी के सामने क्वेश्चन यह है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेस्ला मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, बी मतलब कितना है 6 × 10⁻⁴। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कलेक्शन हम कर रहे हैं। इतना 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद क्या है आप सभी के सामने कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻⁷, मतलब लंबवत कितना 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड से चाल से कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान कितना है, इसमें दिया है द्रव्यमान दिया है आप सभी के लिए 9 × 10⁻31 किलोग्राम है, किलोग्राम है, तथा आवेश इस पर कितना है, क्यू आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम लिख सकते हो, कूलाम ये दिया है आप सभी के लिए। कूलाम से गति कर रहा है। पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आर आपको ज्ञात करना है। इसकी आवृत्ति क्या होगी, मतलब यन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तथा इसके ऊर्जा किलोवाट किलो इलेक्ट्रॉन में परिकलित कीजिए। इसकी ऊर्जा किस में परिकलित करना है, आपको ऊर्जा ई चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। मतलब इसकी ऊर्जा जो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालना है। ये पूरा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चंस में दिए हैं ये सभी चीज़ें मैं लिख लिया हूँ यहाँ पर, ये आप सभी के लिए मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, अब इसे आप लोग लगाइए, एक बार अपने से ट्राई कीजिए। इसमें सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या पूछा है, त्रिज्या आर पूछा है। आपको मैंने बताया रेडियस आर का फार्मूला क्या होता है। रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है mv/qb, ये होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया mv/qb। यहाँ पे यम देखिए क्या है 9 × 10⁻31, 9 × 10⁻31, ये है आपका। बी क्या है आपका, बी है आपका 3 × 10⁻7, ये बी है आपका। अब देखिए नीचे क्यू है आपका, क्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19, ये है आपका क्यू। और बी आपका क्या है, ये इंटू 6 × 10⁻⁻40 टेस्ला, ये आप सभी के लिए है। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी त्रिज्या निकल आएगी। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले हम ऊपर के जो 10 के पावर हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे के जो 10 के पावर उसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो बचे हुए चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर आर इज इक्वल टू, मैंने बताया था जहाँ पर आधार समान होते हैं तो अंश जो होता है जुड़ जाता है। -31 में +7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 × 10⁻24 आएगा, 24 आएगा। बोलिए 9 × 10⁻24 आएगा, 24 आएगा बिल्कुल। नीचे देखिए 10⁻−19 में 10⁻−4 गुणा करना है तो आपको आधार समान है, 10 समान है, घात जुड़ जाएंगे। 19 में अगर 4 जुड़ेंगे तो कितना आएंगे, तो आपका यहाँ पे 3 का गुणा ही रहेगा, 3 × 3 होगा। यहाँ पे 1.6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -23 × 6, ये हो जाएगा।
अब आप सभी के सामने ये है, अब ध्यान देना सभी लोग, ये है आप सभी के सामने। अब क्या है यहाँ पर, ये देखना, ये 3 है, 3 से 6 कटेगा 2 बार, ठीक है। और देखना यहाँ पर क्या है आप सभी के, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसे क्या लिख सकते हो आप लोग, 9 × 10⁻24 -24 अपान 1.6 × 10⁻23, और ये 1.6 में 2 का गुणा करोगे तो 3.2 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखिए 9 और 32 है, ये 9 और 32 है, इसे आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, अगर इसे आप लोग सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा, इसे भाग देकर कर लेना आंसर 2.81 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। ये आपकी त्रिज्या होगी, ये आपका रेडियस होगा। कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले पर वैल्यू रख के निकालना है। अब मैं आपको निकालने जा रहा हूँ क्या, इसकी क्या, ये आवृत्ति। आवृत्ति के लिए मैंने फार्मूला बताया, n = क्या होता है, QB अपान 2πm, 2π QB अपान 2πm, ये n का फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये आपको कुछ नहीं करना है, केवल Q का वैल्यू देखिए, यहाँ पे Q का वैल्यू है और ये B का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, और 2π का वैल्यू आप लोग जानते हो, m का ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे क्या, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है, मैं जिसके लिए ये क्वेश्चन चॉइस किया, ये इसलिए चॉइस किया ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये ऊर्जा कैसे निकालोगे। ऊर्जा निकालने के लिए आपको ये फार्मूला होता है, आप ध्यान देना, किसी भी कोई भी अगर गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा निकालते हैं हम लोग। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये तो आप लोग कर लोगे अपने से ना, केवल आपको QB भी या 2πm का मान रखना है, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा के लिए आपको मालूम है कोई भी कण गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये इक्वल टू क्या होता है, ½ mv² होता है, ½ mv² होता है। अरे भाई साहब, आपके पास ये m का वैल्यू दिया है और आपके पास ये v का वैल्यू दिया है, तो इसमें रख दो ना, आपका ऊर्जा आ जाएगा हाफ। m का वैल्यू ये है आप सभी के लिए 9 × 10⁻31 kg, ये m का वैल्यू हो गया। और v का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻7, ये 7 है, ये आपका v का वैल्यू है, इसका स्क्वायर। देखिए साथ साथ में न्यूमेरिकल करेंगे तो क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं, बाद में यही न्यूमेरिकल आपको पहाड़ बनेंगे क्योंकि आपको फार्मूले नहीं याद होंगे। अभी आपने फार्मूला पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल कर डाला तो इससे आसानी होती है, ठीक है। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र E का वैल्यू है ना। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा आपका वो आंसर क्या आएगा, जो आएगा आपका, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आपको, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, इसलिए इसमें आपको भाग देना होगा 1.6 × 10⁻19 का। ये आपको यहाँ पे ट्रिक था और ये आप सभी के लिए बताना मुझे जरूरी था। ये नहीं बताते तो आप लोग कंफ्यूज रहते हमेशा, क्या होते, कंफ्यूज रहते आप सभी लोग, ठीक है। इसके अलावा इस PDF में अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और PDF मैं आपको शाम तक दे दूंगा, तो शाम को बैठकर एक बार सभी न्यूमेरिकल को लगा लेना, आप सभी के लिए अच्छे होंगे। देखिए सभी क्वेश्चंस का सलूशन भी यहाँ पे दिया हुआ हूँ ताकि अपने से पढ़ लें आप लोग, ठीक है। अगर मैं इतने अच्छे से समझाया हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ही अगर आपको लगाना हुआ तो इसमें क्या था, एक प्रोटॉन था, प्रोटॉन के ऊपर इसमें क्या दिया है, अल्फा कण है। अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता, तो अल्फा कण का परिक्रमण काल और प्रोटॉन पर का परिक्रमण काल कितने गुना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों का आपको आवर्त काल निकाल लेना, T निकाल लेना 2πm/QB से। अब देख लेना कौन कितना गुना है, ईजी है ना आप सभी के लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे B भी समान होगा। नहीं समझ में आया, एक बार हम लगा देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका मैं सलूशन हटाता हूँ, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको स्वयं से करने हैं, ठीक है, आपको स्वयं से करने हैं। सभी इजी क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी इजी क्वेश्चंस हैं, कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो आप लोग। सभी के सभी इजी क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग आसानी से कर सकते हो। सभी के सभी क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है,
एक बात ध्यान देना सभी लोग, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण है, दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन है आपका, एक प्रोटॉन है आपका, प्रोटॉन है, एक आपका अल्फा कण है, दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण है, ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। ये प्रोटॉन और ये अल्फा कण, ये प्रोटॉन और ये अल्फा कण, ठीक है, ये दोनों दो कण हैं, ठीक है, इन दोनों कणों में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। सीधी सी बात है, जब लंबवत प्रवेश करेंगे तो उनका कैसा होगा, उनका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगी, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यानी प्रोटॉन के लिए भी आपका चुंबकीय क्षेत्र बी ही है और अल्फा कण के लिए भी बी ही है, दोनों के लिए समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें ये लंबवत प्रवेश करते हैं। जब ये लंबवत प्रवेश करते हैं तो आगे की बात ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा कण का परिक्रमण काल तथा प्रोटॉन के परिक्रमण काल का कितना गुना होगा, यानी आपको टी निकालना है, टी निकालना है दोनों के लिए, और निकालने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन कितना गुना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम है परिक्रमण काल टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2πm/q भी होता है, ये होता है टी का फार्मूला, यही होता है ना। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो ये आप सबसे पहले प्रोटॉन के निकाल रहे हैं, प्रोटॉन के लिए मैं पी लिख रहा हूँ, प्रोटॉन के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अभी लिख दीजिए mp होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख दीजिए आप लोग mp होता है, ठीक है, यम प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन का p, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी ये प्रोटॉन के लिए आप सभी के लिए है 2πmp/qb, ठीक है, ये प्रोटॉन के लिए आप सभी के लिए। अगर मान लीजिए इसी तरह से अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, अब प्रोटॉन के द्रव्यमान के साथ प्रोटॉन का तो आवेश भी होगा, तो प्रोटॉन के लिए qp आवेश होगा, ठीक है। अब यही आपके लिए हम निकालते हैं अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए यहाँ पे अल्फा लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πm∝/q∝b, चूंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान है तो ये भी हो जाएंगे। अब देखिए चूंकि इनका आपसे कितना गुना है ये पूछा गया है, तो इसका अनुपात निकालेंगे Tp/T∝, ये निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2πmp/qp आ जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका 2πm∝/q∝b आएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये ध्यान देना सभी लोग, ये आपका b से b कट जाएगा सॉरी, ये आपका b से b कट जाएगा। अब देखिए ये 2π से 2πm कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर mp है, यहाँ पे m∝, इसलिए ये नहीं कटेगा, यहाँ पे qp है, यहाँ पे q∝, ये इसलिए नहीं कटेगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे Tp/T∝ इज इक्वल टू mp/qp, qp नीचे होगा m∝/q∝। अगर आपको ये m का वैल्यू पता चल जाए तो आप आसानी से कर ले जाओगे, बोलिए कर ले जाओगे सभी लोग, कर ले जाओगे। तो ये एक बात ध्यान देना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, यानी m∝ जो होता है, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना के बराबर होता है। और ये जो qb होता है, जो अल्फा कण पर आवेश होता है, यानी q∝ जो होता है, ये प्रोटॉन के अल्फा के यानी प्रोटॉन का जो है आपका आवेश q∝ के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना के बराबर होता है, आवेश 2q के बराबर होता है। यहाँ पे रखेंगे Tp/T∝, रखेंगे p के स्थान पर तो mp रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, qp इसे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा के स्थान पे 4mp लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे q के स्थान पे q के स्थान पे क्या लिखेंगे 2qp लिखेंगे। अब ध्यान देना सभी लोग, ये तो सबसे पहले कट जाएंगे, mp से mp कटेगा, qp से qp कटेगा, और 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, यानी Tp/Tq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब आवर्त काल जो अल्फा कण के लिए होगा, ये नीचे वाला अल्फा ना, अल्फा कण के लिए 2 गुना होगा आवर्त काल प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए जो आवर्त काल होगा यह 2 गुना होगा प्रोटॉन के लिए आवर्त काल के, ठीक है, प्रोटॉन के लिए आवर्त काल के, बिल्कुल
समझ में आया सभी के लिए? आ गया सभी को समझ? तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सभी लोग। पीडीएफ में शाम तक दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में शाम तक दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में शाम तक दूंगा। ये सभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस लगे हुए भी हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये इस वाले पीडीएफ में शायद है। ये सभी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सभी लोग इसे पढ़ लेना। यहाँ पर एक आपका त्रियक इस तरह का भी कंसेप्ट है कि अगर कोई ऐसे गति करता है तो ऐसे ऐसे गति करता है तो इसकी त्रिज्या उज्या ये निकालने वाली बात है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में, हाँ कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं ये जो पीडीएफ, क्योंकि टाइपिंग पीडीएफ है तो टाइपिंग हमेशा हमेशा ना करवाना हो, इसलिए मैं कंपटीशन लेवल का ही टाइप करवाते चल रहा हूँ। इससे क्या होगा आप सभी के लिए कि बाद में जब कंपटीशन एग्जाम, जब हमारे साथ आप लोग जुड़कर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे बीएससी एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू वगैरह का होता है, अलीगढ़ एमयू, ये सभी चीज़ें की होती है आपकी, डी वगैरह पटना वगैरह, तो बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तब पर भी आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। और अभी से मैं दे रहा हूँ तो ताकि आपको ये पता होनी चाहिए मुझे एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है, क्या हमने पहले से पढ़ रखा है और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो सबसे अच्छी रहेगा आप सभी के लिए, और बहुत ही अच्छा आप प्रिपरेशन कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओके।